में ऐसा होता है कि जो करंट है वो 50 डिग्री वो सॉरी 90 डिग्री आउट ऑफ फेज होता है, मतलब 90 डिग्री उससे फेज में लैग करता है, पीछे रह जाता है। ठीक है, अच्छा ये चीज़ पता कैसे चलती है? ये ऐसे पता चलती है कि हमने ये देखा था जब सिर्फ रेसिस्टेंस का केस देखा था, तो ईएमएफ तो हर केस में हम यही लेकर चलेंगे, स्टैंडर्ड ईएमएफ ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। रेसिस्टेंस वाले केस में जब हमने करंट निकाला था तो ये आया था आई नॉट साइन ओमेगा टी। जब इंडक्टेंस, सिर्फ ऐसा सर्किट जिसमें सिर्फ इंडक्टर हो, जब उसके केस की बात करी थी तो वहां पर जो करंट है वो ये आया था आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, यानी कि जो करंट है वो इट लैग्स बिहाइंड बाई 90 डिग्री। ठीक है, तो ये ईएमएफ से 90 डिग्री पीछे रह जाता है। तो ये हमने दो चीज़ें लास्ट क्लास में करके देखी थी। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली अ कैपेसिटर। AC circuit containing only a capacitor. As shown in figure, consider a pure capacitance C connected across a source of alternating EMF E given by E is equal to E naught sin omega t। तो हमने ये देखा कि ये कैपेसिटर है, अब E is equal to E naught sin omega t, EMF ये है, अब देखिएगा इसमें किस तरीके से देखा जाता है। जैसे वहाँ पर हमने दोनों ही केसेस में KVL लगाया था, यहाँ पर देखिएगा कैसे देखेंगे। यहाँ पर हमने ये कहा ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर प्लेट्स, ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर प्लेट्स अ कंटिन्यूअस बट ऑल्टरनेटिंग करंट एग्जिस्ट इन द सर्किट। तो लगातार क्या होता है कि कैपेसिटर प्लेट्स को लगातार चार्ज होता है और लगातार डिस्चार्ज होता है। क्यों? एक बार करंट आ रहा है, एक बार करंट जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमने क्या अप्लाई करा है? ऑल्टरनेटिंग करंट अप्लाई करा है। तो कैपेसिटर की प्लेट्स जो कंटिन्यूअसली या तो चार्ज हो सकती थी या कंटिन्यूअसली डिस्चार्ज हो सकती थी, ऑल्टरनेटिंग करंट के केस में वो कंटिन्यूअसली चार्ज नहीं होंगी। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ सोसाइटीज़ में, घरों में, सभी जगह पावर बैकअप है। ठीक है, लेकिन हम एक वो वाला टाइम भी जानते हैं जब सब जगह बैटरी और इन्वर्टर यूज़ करा जाता था। तो बैटरी, आप लोगों ने भी देखा होगा ना, बहुत पुरानी बात नहीं है। तो बैटरी और इन्वर्टर जो है वो एक डिवाइस होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए हमने बैटरी के दोनों टर्मिनल्स को कनेक्ट करा और नॉर्मल चार्जर कनेक्ट कर दिया, सिर्फ चार्जर कनेक्ट कर दिया, ठीक है, उसको बैटरी को चार्ज करने के लिए, तो बैटरी चार्ज नहीं हो पाएगी। बैटरी जैसी है वैसी की वैसी रहेगी। उसमें बीच में इन्वर्टर लगाया जाता है। इन्वर्टर का काम क्या होता है? इन्वर्टर जो है ऑल्टरनेटिंग करंट जो हमारे घरों में आ रहा है, ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर देता है। जब लाइट आ रही होती है ना, तो वो ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। और डायरेक्ट करंट जो है जब वो जाता है कैपेसिटर के पास, तो डायरेक्ट करंट जो है वो कंटिन्यूअसली उसको चार्ज करता रहता है कैपेसिटर की प्लेट्स को। ठीक है, तो कैपेसिटर की प्लेट्स ऑल्टरनेटिंग करंट से चार्ज नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट एक बार सीधा आएगा, एक बार उल्टा जाएगा, सीधा आएगा उल्टा जाएगा, तो भाई कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कैपेसिटर पर। वो एक बार चार्ज होने की कोशिश करता है, अगली पल आप उसको डिस्चार्ज कर देते हो। तो वही यहाँ पर मेंशन है। वैसे तो डिटेल्ड टॉपिक है, बहुत डिटेल में करना चाहिए इसको, पर डिटेल में करने की जरूरत नहीं है। जितना सिलेबस में है वहीं तक हम कॉन्स्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो ड्यू टू द कंटिन्यूअस चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर प्लेट्स अ कंटिन्यूअस बट ऑल्टरनेटिंग करंट एग्जिस्ट इन द सर्किट एट एनी इंस्टेंट potential difference across the capacitor plates is equal to applied EMF। तो at any instant potential difference across capacitor plates is equal to applied EMF। तो किसी भी इंस्टेंट पर देखा जाए
तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो पूरा का पूरा अप्लाइड ईएमएफ के ही बराबर होता है। नमस्ते भाई, इधर ना थोड़ा संभल कर बैठना है, ये दो तो टूटी रही थी, ये चेयर भी ना मुड़ गई आज। अगर बैठ सकते हो तो यहाँ बैठ जाओ, नहीं तो इधर बैठ जाओ, आगे वाली चेयर भी खाली है, जहाँ ठीक लगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर प्लेट्स इज इक्वल टू अप्लाइड ईएमएफ। दैट इज, हमने ये कहा कि किसी भी टाइम पर हम चेक करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो अप्लाइड ईएमएफ के ही बराबर होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है V, और अप्लाइड ईएमएफ क्या होता है E। ठीक है, तो V इज इक्वल टू E, और E की वैल्यू हमको पता ही है, E की वैल्यू क्या है, E नॉट साइन ओमेगा टी। ये हो गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए। ठीक है, अच्छा फिर हम ये कहेंगे, अच्छा वैसे भी मैंने आपको बताया था कि जब हम एसी की बात करेंगे ना, तो एसी में कहीं पर भी इंटरनल रेजिस्टेंस नाम की चीज़ आएगी नहीं। तो एसी में जो हमारा ईएमएफ है वही हमारा वोल्टेज के इक्वल होगा। ठीक है ना, तो देखिएगा, बट V इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी, बट V इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी। तो जो वोल्टेज है वो क्यू अपॉन सी के इक्वल होता है। ठीक है, इट इम्प्लाइज दैट Q इज इक्वल टू CV। ठीक, अच्छा फ्रॉम इक्वेशन, भाई इधर ही आ जाओ, हाँ ये गई आज चेयर, इनको हटा देंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 Q इज इक्वल टू, इक्वेशन 1 से हम वैल्यू डालेंगे, Q इज इक्वल टू, C तो अपनी जगह है ही, Q इज इक्वल टू CV है ना, और V की जगह ये वैल्यू डाल देंगे E नॉट साइन ओमेगा टी, E नॉट साइन ओमेगा टी। फिर कहेंगे करंट एट एनी इंस्टेंट। अब जब हम करंट की बात करते हैं ना, इंस्टेंटेनियस करंट की, तो करंट यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है, यहाँ बार बार चेंज हो रहा है। तो किसी भी इंस्टेंट पर करंट, यानी कि t टाइम पर करंट कितना होगा, I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। इसका मतलब ये क्या हो गया, d बाई डी टी ऑफ Q क्या है, C एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी, C एप्सिलॉन नॉट क्या, सॉरी E नॉट साइन ओमेगा टी। ये हो गया। अब क्या करिएगा, अब इसको जरा एक्सपेंड करते हैं आगे। हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डी बाई डी टी का मतलब क्या है, डिफरेंशिएट ही तो कर रहे हैं। तो डिफरेंशिएशन का मतलब ये होता है कि हम ये देखते हैं यहाँ डी के साथ क्या लिखा हुआ है, टी लिखा हुआ है, इसका मतलब वेरिएबल सिर्फ टी है। ठीक है, तो बाकी सारी टर्म्स जो है वो कांस्टेंट है। तो सी और ई नॉट, ये दोनों की दोनों टर्म्स जो है ये कांस्टेंट हो जाएंगी, तो इनको डी बाई डी टी के बाहर लिख लेंगे। ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, आई इज इक्वल टू, यहाँ से सी और ई नॉट को निकालो बाहर, सी और ई नॉट बाहर आ गया, और डी बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी। तो जब साइन ओमेगा टी को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, सी ई नॉट साइन ओमेगा टी का डिफरेंशियल, साइन का डिफरेंशियल क्या होता है, कॉस, तो ये हो गया कॉस ओमेगा टी। फिर फर्दर ना, जो ये ओमेगा टी है इसको डिफरेंशिएट करके जो भी आता है उसको मल्टीप्लिकेशन में रख देंगे। जैसे इंटीग्रेशन में क्या करते हैं कि जो भी आता है डिफरेंशिएट करके उसको डिनोमिनेटर में ले आते हैं, उसको डिवाइड में ले जाते हैं, यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई में ले जाते हैं। ठीक है, तो डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिर्फ ओमेगा। तो आई इज इक्वल टू सी ई नॉट कॉस ओमेगा टी, और ये हो गया ओमेगा। ओमेगा को शुरुआत में निकलो, तो आई इज इक्वल टू ओमेगा सी ई नॉट कॉस ओमेगा टी। अब क्या होता है कि जब ये कॉस ओमेगा टी तो हमारे पास आ गया, अब क्या है कि हम चाहते हैं कि नहीं वो साइन के टर्म्स में आए, वो साइन के टर्म्स में आए। तो साइन के टर्म्स में एक चीज़ इसमें हम ये देखेंगे कि जो साइन 90 प्लस थीटा होता है ना, वो सीधा सीधा कॉस थीटा के बराबर होता है, सीधा कॉस थीटा के बराबर होता है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, आई इज इक्वल टू ओमेगा सी ई नॉट, और इधर लिख देंगे साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ठीक, अच्छा ये जो ओमेगा सी है इसको क्या लिखा जा सकता है, हम जानते हैं कि कभी भी कोई फ्रैक्शन होता है ना, कभी भी कोई फ्रैक्शन होता है तो उसमें डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर अगर कुछ है तो वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है।
तो ये जो ओमेगा सी है, इस ओमेगा सी को मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि ई नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। अब सवाल ये उठता है कि अरे भाई अच्छा खासा ओमेगा सी मल्टीप्लाई हो रहा था, इसको डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में ले जाने की क्या जरूरत थी? तो वो ज़रूरत ये थी, ये देखिएगा कि जब भी कभी हम आई की इक्वेशन बनाते हैं इंस्टेंटेनियस करंट की, तो हमें आई नॉट की ज़रूरत पड़ती है। तो आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। अब क्योंकि मैं आपसे ये कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि जो ऑल्टरनेटिंग करंट है, ऑल्टरनेटिंग करंट में जो हमारा ईएमएफ है वही वोल्टेज की तरह बिहेव कर रहा है। तो जब मैं ये कह रहा हूँ कि ये ईएमएफ है ई नॉट, ये पीक वैल्यू है ईएमएफ की, तो अगर मैं करंट लिख रहा हूँ ना, तो करंट ईएमएफ से कुछ ना कुछ डिवाइड होगा तब जाकर करंट बनेगा। कैसे? हमने ये कहा कि वी हो या ई हो एक ही बात है, तो ये आई आर के इक्वल हो गया। ठीक है, अब मुझे करंट निकालना है, तो E इज इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू ई अपॉन आर ही तो होगा। सिमिलरली आई नॉट अगर मैं निकालना चाहता हूँ तो ई नॉट अपॉन आर ही तो होगा, मतलब ई नॉट से कुछ डिवाइड ही होगा। अब वो जो चीज़ डिवाइड हो रही है ना, वो क्या है? वो रेसिस्टेंस है जो कैपेसिटेंस ऑफर कर रहा है। मैंने लास्ट टाइम आपको इसका हल्का सा हिंट दिया था कि कैपेसिटर भी कुछ रेसिस्टेंस रखता है, इंडक्टर भी कुछ रेसिस्टेंस रखता है, और रेसिस्टेंस तो रेसिस्टेंस है ही, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। तो आप ये देखिए कि यहाँ पर 1 अपॉन ओमेगा सी आ गया डिनोमिनेटर में। मैंने जानबूझ कर रखा है इसको क्योंकि मैं चाहता था ई नॉट से कुछ ना कुछ डिवाइड में जाए। ठीक है, तो डिवाइड में हमने इसको 1 अपॉन ओमेगा सी बनाएंगे, तभी ये आएगा डिवाइड में। बताइए यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, चलिए जी। तो अब यहां से क्या पता चल रहा है कि करंट लीड्स अहेड द ईएमएफ बाई पाई बाई टू। ठीक है, तो करंट उससे आगे है, ईएमएफ से आगे है करंट। तो अब क्या करेंगे, वही जैसे हमने रेसिस्टेंस वाले में और इंडक्टेंस वाले केस में करा था। एक तो ई और आई का ओमेगा टी के वर्सेस ग्राफ बनाएंगे, और दूसरा हम बनाएंगे आपका फेजर डायग्राम। तो आगे आप ये देखिए, यहाँ पर मेंशन भी कर दिया कि आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी द करंट एम्पलीट्यूड, मतलब करंट की मैक्सिमम वैल्यू। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2 we find that in a capacitive AC circuit the current leads the voltage in phase by pi by 2 radians। ठीक है, पाई बाई टू रेडियंस। देखिए अगर 90 बोलूंगा तो 90 डिग्री कहलाएगा, पाई बाई टू बोलूंगा तो पाई बाई टू रेडियन कहलाएगा। यूनिट का डिफरेंस है, ये एंगल्स की यूनिट होती है, तो ये यूनिट का अंतर है। अब देखिएगा ग्राफ ऑफ ई एंड आई वर्सेस ओमेगा टी। ग्राफ ऑफ ई एंड आई वर्सेस ओमेगा टी। तो ई और आई दोनों को ही हम वाई एक्सिस पर एक ही ग्राफ पर ले लेते हैं। ये 0, ये पाई बाई टू, ये पाई, ये 3 पाई बाई टू, और ये 2 पाई। ये जो बोल्ड कर्व हम बनाते हैं, ये बनाते हैं ई के लिए। ये तो ई हो गया, और ये वैल्यू हो गई ई नॉट। अब हम ये जानते हैं कि आई नॉट जो है, करंट जो है, करंट की वैल्यू मैग्नीट्यूड जो है वो ईएमएफ से थोड़ा कम ही आता है हमेशा। अच्छा, अब क्या है कि जो करंट है वो इससे आगे है, यानी कि इसको ऐसे देखेंगे, करंट आगे है मतलब करंट पहले स्टार्ट हो चुका था। और उससे कितना आगे है? करंट उससे पाई बाई टू आगे है। तो सोचिए यहाँ पर माइनस पाई बाई टू है भाई, इधर 0 है तो इतने गैप पर पाई बाई टू, फिर पाई बाई टू का और गैप लिया तो पाई, और पाई बाई टू का गैप लिया तो 3 पाई बाई टू, पीछे की तरफ लेंगे तो माइनस पाई बाई टू कहलाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे कि अब आपको ग्राफ ऐसा बनाना है,
वो पहले स्टार्ट हो गया, करंट उससे आगे है, करंट उससे आगे, आगे का मतलब वो पहले स्टार्ट हो चुका है। उसमें क्या था कि करंट पीछे था, तो करंट बाद में स्टार्ट होता है, पाई/2 बाद में स्टार्ट होता है वो, क्योंकि वो लेट था, वो पीछे था, इट वॉज लैगिंग बिहाइंड। तो ये यहाँ पर मैक्सिमम जाएगा और ये यहाँ पाई/2 पर ऐसे, फिर इधर पाई पर मैक्सिमम जाएगा और 3π/2 पर ऐसे, और फिर ऐसे करके छोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये आपको समझाने के लिए बताया है, चाहे तो ये पीछे वाला पोर्शन मत बनाना, है ना, यहाँ से ऐसे बनाकर यहाँ 2π तक बनाकर दिखा दीजिएगा। ठीक, तो ये तो आपका हो गया ग्राफ इसका। ठीक, और ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू क्या कहलाएगी, I0, और इधर आप मेंशन कर देंगे ये I हो गया, मतलब ये जो डॉटेड कर्व हम बना रहे हैं ये हम I का बना रहे हैं। ठीक है, चलिए जी, अब इसका फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम देखिएगा, फेजर डायग्राम और a कैपेसिटिव AC सर्किट, तो कैपेसिटिव AC सर्किट के लिए फेजर डायग्राम x डैश, y और y डैश, y डैश, ये हो गया। अब आप ये देखिए, शुरुआत तो हम EMF से ही करते हैं, तो EMF जो है वो हम हमेशा इस तरफ बनाते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये हो गया E0, तो ये एंगल हो गया ओमेगा टी, और ये जो मैं बना रहा हूँ देखिए, ये वाला तो E0 cos ओमेगा टी हो जाएगा, ये जो हमने लाइन बनाई है इसका मतलब ये इतना बन जाएगा E0 sin ओमेगा टी। ठीक है, तो EMF का तो ये हो गया। अब जो करंट है वो EMF से 90 डिग्री आगे है, वो 90 डिग्री पीछे था इंडक्टर के केस में, ये आगे है, आगे है तो कैसा बनेगा, EMF से 90 डिग्री आगे ले लो बस। ठीक है, और ये थोड़ी लेंथ इसकी ज़्यादा ली है क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है, करंट का मैग्नीट्यूड हमेशा EMF से कम होता है, तो इसको थोड़ा कम ले लिया, यहाँ मेंशन कर दिया I0, एंगल बना दो दोनों के बीच में 90 डिग्री का। और जब हम I की बात करेंगे तो आप चेक कर लीजिए कि x के साथ में पूरा एंगल कितना बन रहा है, ओमेगा टी प्लस पाई/2 बन रहा है। ठीक है, तो ये आपका फेजर डायग्राम हो गया। बताइए जी, क्लियर? ठीक है, चलिए जी, अब आगे चलते हैं। अब आगे जो कहानी है वो देखते हैं कि जो हमने ये देखा कि भाई हमारे पास अगर रेसिस्टेंस है, तो रेसिस्टेंस में तो रेसिस्टेंस की तो यूनिट हमें पता ही है कि ओम होती है। ठीक है, तो इंडक्टर वाला जो सर्किट होता है, यानी कि इंडक्टिव सर्किट जो है वो भी कुछ रेसिस्टेंस ऑफर करता है, उसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। ऐसे ही जो ये कैपेसिटर वाला सर्किट है, यहाँ पर E0 के नीचे जो भी टर्म लिखी हुई है वो क्या है, वो रेसिस्टेंस ही है, रेसिस्टेंस जो कैपेसिटर जो रेसिस्टेंस ऑफर कर रहा है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टर वाले को बोलेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो अब आप ये देखिएगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसमें क्या होगा, कंपेयरिंग इक्वेशन I0 is equal to E0 upon omega L with the ohmic relation I0 is equal to E0 upon R। तो हमने इंडक्टर वाले केस में देखा था कि I0 की वैल्यू थी E0 अपॉन ओमेगा L, और रेसिस्टेंस वाले केस में हमने नॉर्मली हम जानते ही हैं कि I0 जो है वो E0 अपॉन R के इक्वल है। अगर इसको कंपेयर करें तो R इज इक्वल टू ओमेगा L R है। We find that omega L plays the same role here as the resistance R in resistive case. Such a non-resistive opposition to the flow of current is called reactance। Non-resistive opposition का मतलब क्या है कि resistance तो नहीं है ये, लेकिन काम resistance वाला ही कर रहा है, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं reactance। ठीक, is called reactance। In this case it is called inductive reactance and is denoted by XL। इसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड इट इज डिनोटेड बाय XL। XL इज इक्वल टू ओमेगा L। XL इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस।
उसके बाद जब एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल हो गया तो ओमेगा की वैल्यू तो हमें पता ही है, ओमेगा को अगर हम फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में लिखना चाहें तो ये आ जाएगा 2πf इंटू एल, 2πf इंटू एल। एक्सएल is equal to 2πf into L. The SI unit of inductive reactance is ohm. तो इंडक्टिव रिएक्टेंस की जो SI यूनिट है वो ओम होती है। काम तो रेसिस्टेंस वाला ही कर रहा है ना, तो इसकी SI यूनिट ओम होती है। अच्छा, अब आगे जो थोड़ा सा आगे जो लिखा हुआ है ये वाला जरा समझिएगा। ठीक है, तो इसको कंसेप्चुअली भी समझेंगे और थोड़ा जुगाड़बाजी से भी समझेंगे, बेवकूफ़ों की तरह भी समझेंगे। ठीक है, वो बेवकूफ़ों वाली चीज़ें याद रह जाती हैं असल में, इसलिए वो वाली चीज़ भी बता दूंगा, और जो तरीका है अगर एक्सप्लेन करने के लिए आया तो वो भी बता दूंगा क्या है। देखिए, फॉर AC, अगर हम AC की बात कर रहे हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट की बात कर रहे हैं, तो XL इज इक्वल टू 2πfl। तो फॉर AC ऑल्टरनेटिंग करंट, ये जो XL है यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी f। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी f। फॉर DC, DC के केस में f जो है वो तो 0 होता है, सो XL इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं कि AC के केस में जो XL है यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये हमने देख लिया। XL इज इक्वल टू 2πfl। तो XL जो है वो F के फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये XL क्या है, इंडक्टर जो होता है ना, इंडक्टर कितना रेसिस्टेंस ऑफर कर रहा है। ठीक है, अच्छा, तो हमने ये कहा कि AC के केस में ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और DC के केस में क्या, DC में करंट ऐसे ऊपर नीचे होता है, वो तो ऐसे ही जा रहा है, सीधा ही जा रहा है, तो उसकी तो फ्रीक्वेंसी ही नहीं है कुछ। डायरेक्ट करंट की कुछ फ्रीक्वेंसी नहीं होती, तो डायरेक्ट करंट की क्योंकि फ्रीक्वेंसी 0 है तो इसका मतलब XL इज इक्वल टू 0 है। वहाँ पर XL इज इक्वल टू 0 है। XL इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया कि जो DC है ना, जो डायरेक्ट करंट है, डायरेक्ट करंट के केस में रेसिस्टेंस है ही नहीं। जब रेसिस्टेंस है ही नहीं तो इसका मतलब क्या है कि करंट जो है बड़े आराम से फ्लो कर जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट करंट के केस में रेसिस्टेंस है ही नहीं, इंडक्टर वाली बात कर रहे हैं हम। डायरेक्ट करंट के केस में इंडक्टर रेसिस्टेंस ऑफर ही नहीं करता। ठीक है, तो करंट आसानी से फ्लो कर जाएगा। नहीं समझे? रिएक्टेंस क्या होता है? रिएक्टेंस होता है रेसिस्टेंस, एक तरह से। रेसिस्टेंस क्या होता है? अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, अब अगर डायरेक्ट करंट के केस में फ्रीक्वेंसी ही नहीं है, तो जब फ्रीक्वेंसी ही नहीं है तो भाई इंडक्टिव रिएक्टेंस मतलब इंडक्टर जो है फिर वो रेसिस्टेंस ऑफर ही नहीं करेगा। वो रेसिस्टेंस ऑफर ही नहीं करेगा। जब रेसिस्टेंस ऑफर नहीं करेगा यानी कि करंट का अपोज ही नहीं करेगा। तो जब रेसिस्टेंस 0 है तो करंट तो अपना आराम से, उसको तो फ्लो मिल गया ना, कि कोई मेरे को रेसिस्ट करने वाला नहीं है, कोई अपोज करने वाला नहीं है। तो इंडक्टर अपने अंदर से डायरेक्ट करंट को पास होने देता है। समझ गए? इंडक्टर अपने अंदर से डायरेक्ट करंट को पास होने देता है क्योंकि रेसिस्टेंस ऑफर ही नहीं करता। समझ गए? ठीक है, अब देखिएगा वही लिखा हुआ है, दस एन इंडक्टर अलाउज DC टू फ्लो थ्रू इट इजीली बट अपोजेस द फ्लो ऑफ AC थ्रू इट। ठीक है, और वो AC के फ्लो को अपोज करता है। AC के फ्लो को अपोज क्यों करेगा? क्योंकि भाई AC में फ्रीक्वेंसी है, और जब AC में फ्रीक्वेंसी है तो क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अरे क्या है भाई, AC के केस में फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी XL के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। XL क्या है? रेसिस्टेंस या रिएक्टेंस। तो जब वो फ्रीक्वेंसी है तो रेसिस्टेंस भी है, और रेसिस्टेंस है तो भाई अपोजिशन है। ठीक है, तो जो AC है ना, इंडक्टर AC को ब्लॉक करेगा, रोकेगा। ठीक है, इंडक्टर AC को ब्लॉक करेगा, रोकेगा। इसीलिए आप ये देखिए कि जितनी भी डिवाइसेस होती हैं ना, हीटिंग डिवाइसेस जो होती हैं, हीटिंग डिवाइसेस में सब में इंडक्टर ही लगे होते हैं। कभी कोई पुराना गीज़र ख़राब हो जाए और ये है कि भाई अब इसको कबाड़ी को बेचना है, तो कह देना रुक जाओ मुझे कुछ करके देखना है, कि मैंने जो पढ़ा था वो सही पढ़ा था या नहीं था। कबाड़ी के पास तो जा ही रहा है, वहाँ पर तो तुलेगा,
ठीक है, मैं खोल कर देखना चाहता हूँ, तो जरा खोल कर देख लेना। खोल कर देखोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, उसके अंदर कॉइल होगी ऐसे गोल 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 गोल, थोड़ा हार्ड होगा, और वो हार्ड क्या होता है, अलॉय होता है, ठीक है, तो वो कॉइल होती है, यानी कि वो इंडक्टर है। तो इंडक्टर क्या करता है, इंडक्टर एसी को ब्लॉक करता है, रोकता है। और हमारे घरों में क्या आ रहा है, एसी तो आ रहा है, ऑल्टरनेटिंग करंट, तो वो उसको रोकेगा। रोकेगा तो वहां पर फाइटिंग चलेगी, करंट तो जाना चाहेगा और वो उसको रोकता रहेगा, तो इसीलिए वो हीट होना शुरू हो जाता है। हीट होता है तो पानी भर जाता है, पानी भी गर्म हो जाता है। ये है कंसेप्ट, और कुछ नहीं। इलेक्ट्रिक आयरन है, वो अगर खराब हो जाए उसे तोड़ के देख लेना, वो एक्चुअली फैब्रिकेट करी जाती है, उसको तोड़ के देखना पड़ेगा। उसको तोड़ के देखोगे उसके अंदर भी आपको ऐसी कॉइल्स नजर आएंगी, ठीक, और कोई रॉकेट साइंस नहीं है उसके अंदर, यही है कंसेप्ट बस, ठीक। तो डीसी आसानी से फ्लो कर जाता है, ठीक। अब इसमें देखिएगा बेवकूफ़ों वाला तरीका क्या है, वो समझिए, वो समझ लीजिए, वो अक्सर याद रह जाता है, ये चीज़ याद नहीं रहती। वो क्या है, और ये बस याद रखने के लिए बता रहा हूँ, कंसेप्ट मत समझ लेना कि ये कोई कंसेप्ट है या शॉर्टकट है, ठीक है, ये बस याद रखने के लिए। तो ये इंडक्टर है, डायरेक्ट करंट की वेवफॉर्म कैसे होती है, ऐसे सीधी सीधी जाएगी, सीधी, इधर ओमेगा टी है और ये सीधी जाएगी। ऑल्टरनेटिंग करंट कैसे है, ऐसे, ठीक है। ऑल्टरनेटिंग करंट जब आएगा तो इसमें उलझ कर रह जाएगा, ऐसे फंस जाएगा, निकल ही नहीं पाएगा। और डायरेक्ट करंट आएगा तो डायरेक्ट करंट ये गया आर पार जी, ठीक है, आर पार निकल जाएगा। तो ये याद रखने का तरीका है कि डायरेक्ट करंट जो है वो इंडक्टर में से निकल जाता है, क्योंकि उसको तो पूरा पाथ मिल रहा है, खुला हुआ पाथ मिल रहा है, सीधा निकल जाएगा, ठीक है, और ऑल्टरनेटिंग करंट उसके अंदर उलझ जाएगा, ठीक है। चलिए जी, अब ये तो इसकी बात हुई। अब हम ये कहेंगे यहाँ पर, जब आई आर एम एस निकाला जाता है तो आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन √2। ये हम देख चुके हैं कि जब आर एम एस वैल्यू निकाली जाती है करंट की तो क्या होती है, आई नॉट डिवाइडेड बाई √2, ये होता है। अच्छा जी, अब आई नॉट जो है, आई नॉट इस केस में, इंडक्टर के केस में हम देख चुके हैं, ई नॉट अपॉन ओमेगा एल। तो ई नॉट अपॉन ओमेगा एल √2, तो इसको ई नॉट अपॉन √2 को क्या कहेंगे, ई नॉट अपॉन √2 को क्या कहेंगे, ई आर एम एस। और जो ओमेगा एल है डिनोमिनेटर में, इसको क्या बोलेंगे, एक्सएल। तो ई आर एम एस अपॉन एक्सएल, आई आर एम एस इस तरह से निकाला जाता है, ठीक। उसके बाद देखिए वेरिएशन ऑफ एक्सएल विद फ्रीक्वेंसी, वेरिएशन ऑफ एक्सएल विद फ्रीक्वेंसी, तो क्योंकि एक्सएल फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो एक्स एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी बनाया, वाई एक्सिस पर एक्सएल बनाया, तो ये ऐसे जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में तो ऐसा सीधा ग्राफ ही बनता है, ठीक है जी। उसके बाद अगला देखेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस देखते हैं, बस मुझे 2 मिनट दीजिए आप, अभी आ रहा हूँ।
चलो जी अगला देखेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस ये है कि जो कैपेसिटर है वो कितना रिएक्टेंस यानी कि कितना रेसिस्टेंस ऑफर करता है। ठीक है, कितना करता है? 1/ओमेगा सी। हाँ भाई, कितना करता है बता दो। 1/ओमेगा सी। अकेले अकेले ही हंस रहे हो? अच्छा, पानी दे दो भाई। चलिए जी, तो आगे चलते हैं। ये मिटा रहा हूँ इधर से। कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसमें देखिए कंपेयरिंग द रिलेशन आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन 1/ओमेगा सी विद द ओमिक रिलेशन I naught is equal to E naught upon R, we find that the factor 1/omega c is the effective resistance offered by the capacitor to the flow of AC through it. It is called capacitive reactance and is denoted by XC. So XC is equal to 1/omega c is equal to 1/2 pi f c. ठीक है, तो अब जरा देखिएगा यहाँ पर द एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस की भी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? वो भी ओम ही हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम एसी और डीसी की बात करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर इंडक्टर के केस में बात करी थी एसी की और डीसी की। तो फॉर एसी एक्ससी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/f, यानी कि एक्ससी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ। ठीक है, एसी के केस में ये हो गया कि एक्ससी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ। और डीसी के केस में जरा बताइए। अब डीसी के केस में फ्रीक्वेंसी तो होती ही नहीं, फ्रीक्वेंसी जीरो होती है। तो फ्रीक्वेंसी अगर जीरो है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस कितना हो गया? 1/0, यानी कि इन्फिनिटी। ठीक है, तो इन्फिनिटी हो गया। इनफाइनाइट कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस बार बार कंफ्यूज ना करें। तो इनफाइनाइट रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस इनफाइनाइट है, बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंस है, इसका मतलब वो करंट को फ्लो ही नहीं होने देगा, करंट को ब्लॉक कर देगा। ठीक है, और यहाँ पर हमने ये कहा कि जब एसी है तो एसी में तो फ्रीक्वेंसी होती है, और हम तो इंडिया में रह रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी 50 है, तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। 50 तो ठीक ठाक फ्रीक्वेंसी होती है, तो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो रेसिस्टेंस कम है, रेसिस्टेंस कम है तो जाने देगा वो। ठीक है, हाँ, उसमें 60 है, 50 और 60 पूरी दुनिया में बस यही चलती है। पता नहीं है क्या कॉन्सेप्ट है क्या नहीं। ठीक है, और ये लगता था कि अगर यूरोप से पहले चाइना डेवलप हो गया होता तो चाइना कुछ ना कुछ और फ्रीक्वेंसी अपनी जो है अडॉप्ट करता। ठीक है ना, क्योंकि चाइना को हर चीज़ में थोड़ा अलग चलने की आदत है ना, सबसे अलग। पूरे वर्ल्ड में जो लैंग्वेज है वो तो इंग्लिश चलती है, चाइना कहता है कि भाई नहीं, मैं तो अपने सॉफ्टवेयर चाइनीज़ में ही करूँगा डेवलप। तो खैर अब वहाँ पर वर्क फोर्स की कमी है, तो धीरे धीरे वो वापस इंग्लिश पर आ रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि वर्क फोर्स की तो ज़रूरत पड़ती ही है, और अब तो पूरा ग्लोबल सिस्टम है तो हर कंट्री से आते हैं लोग, तो इसलिए 50 और 60 ही चला आ रहा है। और 50 और 60 में भी अपना कंपैटिबिलिटी कर दी गई है। पता ही होगा कि अब पहले ये होता था कि अगर मैंने अमेरिका से कोई चीज़ खरीदी तो मैं इंडिया में यूज़ नहीं कर सकता, अब करी जा सकती है। अब चीज़ों को बनाया ही ऐसा जाता है कि 50 हर्ट्ज़ वाले को 60 वाले में भी यूज़ कर सकते हैं, 60 वाले को 50 में भी। ठीक, चलिए जी, तो अब जरा यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि फ्रीक्वेंसी 50 है तो रिएक्टेंस जो है यानी कि रेसिस्टेंस जो है वो काफ़ी कम है। जब रेसिस्टेंस काफ़ी कम है तो वो एसी को फ्लो होने देगा। तो इसका तरीका जो है वो याद करने का ये है कि कैपेसिटर ये होता है ना, डायरेक्ट करंट तो ये आ रहा है सीधी लाइन, तो इसको तो रोक देगा, डायरेक्ट करंट को तो रोक दिया। और जो हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट है ये जरा स्टंट मारते हुए बीच में से ऐसे निकल जाएगा, ऐसे आया ऐसे निकल गया। ठीक है, तो ये तरीका है, बस जुगाड़ दिमाग में बिठा लेना, इससे याद रहेगा। वन वर्ड क्वेश्चन जरूर आता है कि एसी को कौन ब्लॉक करता है और एसी को कौन पास होने देता है। ठीक है, और आप याद रखेंगे कि एसी को, अब ये इतनी सारी कहानी याद नहीं रहेगी, लेकिन ये जो तरीका है ना ये याद रह जाएगा। अच्छा, एसी ऐसे आ रहा है, ठीक है, तो कैपेसिटर के बीच में तो जगह है, ऐसे करके निकल जाएगा। इंडक्टर जो है, इंडक्टर के तो तारों में ही वो उलझ कर रह जाएगा। ठीक है, ये करके याद कर लीजिएगा, याद रहेगा।
ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। तो दस अ कैपेसिटर अलाउज एसी टू फ्लो थ्रू इट इजीली बट ऑफर्स इनफाइनाइट रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ डीसी, दैट इज अ कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी। ठीक, उसके बाद देखिएगा, जब कैपेसिटर का मैं आई आर एम एस जब निकालूंगा तो वो कैसे निकलेगा। आई आर एम एस निकालने का तरीका वही आई नॉट अपॉन रूट टू, आई नॉट अपॉन रूट टू, और आई नॉट कितना है, आई नॉट अपॉन रूट टू, ठीक है। और आई नॉट को क्या लिखेंगे, ई नॉट अपॉन 1/ओमेगा सी, ये आई नॉट हो गया, और रूट टू तो डिनोमिनेटर में है ही, ठीक है। और ई नॉट अपॉन रूट टू को हम क्या बोल देंगे, ई आर एम एस, ई नॉट अपॉन रूट टू इज ई आर एम एस, और ये जो 1/ओमेगा सी है ये क्या हो जाएगा, एक्स सी, ई आर एम एस अपॉन एक्स सी। ठीक, आगे देखते हैं। आगे देखिएगा, वेरिएशन ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस विद फ्रीक्वेंसी। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस का वेरिएशन फ्रीक्वेंसी के साथ। तो जब कोई चीज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाले का हम ऐसे निकालते हैं। फ्रीक्वेंसी इधर है और एक्सी इधर है, तो हमको पता है कि ये इस तरीके का ग्राफ बनता है, डिक्लाइनिंग ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो इसका ग्राफ ये हो गया एक्सएल का एफ के साथ में, और एक्सी का एफ के साथ में ये ग्राफ हो गया। अच्छा, ये जो क्वेश्चंस है ना, ये क्वेश्चंस किस पर हैं, ये क्वेश्चन ना जो इंक्लूड करे हुए हैं इसमें, ये प्योर इंडक्टर पर है। प्योर इंडक्टर सर्किट जो है वो एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। एल सी आर सर्किट जो है वो सिलेबस में है, लेकिन बिना इनको करे हम वो कर नहीं सकते। जैसे ये प्योर इंडक्टर वाला क्वेश्चन है, ये भी नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 2 भी प्योर इंडक्टर वाला है, क्वेश्चन नंबर 3 भी प्योर कैपेसिटर वाला है, तो ये क्वेश्चन नहीं करने हैं। क्वेश्चन जो पेपर में आएंगे उसमें क्या है कि एल सी और आर पूरा कंबाइन एल सी आर सर्किट पर क्वेश्चन आएंगे, तो ये 3 क्वेश्चन छोड़ दीजिए, ये करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से पेज नंबर 18 ये वाला क्वेश्चन भी छोड़ दीजिए, और अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है इस पर आ जाते हैं, सीरीज एलसीआर सर्किट। पेज नंबर 18 पर सीरीज एलसीआर सर्किट, जो कि स्पेशली मेंशन्ड है सिलेबस में, ये हमको करना है। ठीक है, तो चलिए जी, अब जरा देखते हैं। सपोज अ रेसिस्टेंस आर एंड इंडक्टेंस एल and capacitance C are connected in series to a source of alternating EMF E given by E is equal to E naught sin omega t, E is equal to E naught sin omega t। तो अब हमारे पास सर्किट ऐसा है जिसमें एक रेसिस्टेंस है, एक इंडक्टेंस है और एक कैपेसिटेंस है, तीनों सीरीज में जोड़ रखे हैं। ये स्पेशली मेंशन है सिलेबस में कि आपको सीरीज एलसीआर सर्किट ही करना है। ये मत सोचना नहीं पैरेलल आ गया तो मैं क्या करूँगा, ठीक है, तो सीरीज वाला ही करना है। Series LCR circuit. Suppose a resistance capital R and inductance capital L and capacitance capital C are connected in series to a source of alternating EMF E given by E is equal to E naught sin omega t. E is equal to E naught sin omega t। तो सर्किट डायग्राम देखिएगा जरा, इसका कैसे बनेगा। सबसे पहले हमने एक रेजिस्टेंस बना दिया R, फिर इंडक्टेंस और फिर कैपेसिटेंस। ये ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ का एक सोर्स है, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब हम ये कहेंगे कि सीरीज में हम ये जानते हैं कि सीरीज में क्या होता है, सीरीज में करंट तो सेम रहता है लेकिन वोल्टेज जो है वो डिवाइड होती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है। ठीक है, तो अब जरा देखेंगे कि यहाँ
VR, voltage across this resistance R, VR is equal to IR, ठीक है। VL यानी कि वोल्टेज अक्रॉस दिस इंडक्टेंस L, VL इज इक्वल टू I, इंडक्टर का भी तो एक रेसिस्टेंस होता है, वो क्या होता है XL, तो I XL, I इंटू R होता है, तो ये इंडक्टर का रेसिस्टेंस है जिसको इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं। ये C है, इसके अक्रॉस वोल्टेज VC, तो ये क्या हो जाएगा IXC, ठीक है। तो ये 3 वोल्टेजेस हो गए। अच्छा, इसके बाद हम ये जानते हैं कि अगर RLC सर्किट में हमने अलग अलग R, L और C नहीं करा होगा तो हम खुद ही कंफ्यूज होंगे इसमें, और अब हमने कर रखा है। तो हम ये जानते हैं कि रेसिस्टेंस के केस में करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में होते हैं, करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में होते हैं। तो भाई करंट का डायरेक्शन तो मैं बदल नहीं सकता, करंट का डायरेक्शन तो मैं बदल नहीं सकता, करंट तो ऐसे आ रहा है, करंट तो ऐसे जाएगा ही जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई सीरीज है, तो सीरीज में यहाँ से ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो निकला तो उसको इधर से जाना है। तो हम ये कहेंगे भाई करंट ऐसे, तो पहले तो करंट का एक डायरेक्शन बनाएंगे आई, और फिर यहाँ लिखेंगे वी आर, आई लिखेंगे ऊपर और वी आर लिखेंगे नीचे। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि करंट और वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टेंस दे आर इन सेम फेज। तो ये भी इस डायरेक्शन, सेम फेज का मतलब सेम डायरेक्शन, ये भी इस डायरेक्शन में जाएगा तो ये भी इसी डायरेक्शन में जाएगा। फेज मतलब एंगल, एंगल से ही तो डायरेक्शन का पता चलता है किसी भी चीज़ के। अच्छा, इंडक्टर के केस में क्या होता है, करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाई π/2, करंट वोल्टेज से π/2 पीछे रह जाता है। तो करंट को तो मुझे ऐसे ही बनाना है, आई, करंट को तो इसी डायरेक्शन में दिखाना है, करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज, तो वोल्टेज को ऐसे बना देना VL, और ये 90 डिग्री दिखा दीजिएगा, समझ गए? करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज, तो VL ऐसे दिखा दिया और I ऐसे दिखा दिया, यही चीज इसमें डायग्राम में बनाकर दिखा रखी है, ठीक है ना। तो अब देखिएगा इसमें क्या होता है कि करंट लीड्स अहेड द वोल्टेज बाई π/2, तो करंट को ऐसे बना दो, करंट का तो डायरेक्शन में चेंज ही नहीं करूंगा क्योंकि सीरीज में करंट चेंज नहीं होगा, वो एक ही डायरेक्शन में सीधा सीधा जाएगा, तो करंट ऐसे बना दिया। बट इट लीड्स अहेड, तो इसका मतलब इसका वोल्टेज आप पीछे बना दो, तो ऑटोमेटिकली हो गया कि करंट इज लीडिंग अहेड द वोल्टेज बाई π/2। इधर क्या हो गया, करंट इज लैगिंग बिहाइंड द वोल्टेज बाई π/2, और इधर क्या हो गया, करंट इज इन फेज विद वोल्टेज। यहाँ तक क्लियर है ये जो डायग्राम बनाया गया? अब आगे चलते हैं। Let I be the current in the series circuit at any instant, then VR is equal to IR is the voltage across the resistance R which is in phase with I. Its amplitude is, तो जो वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टेंस है इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? एम्पलीट्यूड के लिए क्या करेंगे, एम्पलीट्यूड के लिए जैसे एम्पलीट्यूड मतलब उसकी मैक्सिमम वैल्यू, तो उसके लिए जैसे आई है तो आई की मैक्सिमम वैल्यू को आई नॉट बोलते हैं, ईएमएफ ई है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू को ई नॉट बोलते हैं, तो वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू को वी नॉट बोल देंगे और ऊपर लिख देंगे आर, सबस्क्रिप्ट में तो ओ लिख दिया, तो फिर रेसिस्टेंस वाला वोल्टेज है तो इसलिए उसको आर ऊपर लिख दिया। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई नॉट इंटू आर, इसके बराबर हो गया। सेकेंड पॉइंट देखिएगा, वी एल इज इक्वल टू आई एक्सएल is the voltage across the inductance L which is ahead of current in phase by π/2 radian. Its amplitude is, तो इंडक्टर वाला जो वोल्टेज है VL, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी V0L, तो उसको क्या बोल देंगे I0XL। ऐसे ही जो कैपेसिटर वाला वोल्टेज है VC, उसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा V0C, उसको क्या बोल देंगे I0XC। अगेन बता रहा हूँ आप लोगों को थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, ये एक्सएल जो है ये रेसिस्टेंस है जो इंडक्टर ऑफर कर रहा है, इसका नाम होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। एक्सी क्या है, जो रेसिस्टेंस है जो कैपेसिटर ऑफर कर रहा है, इसका नाम होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक, आगे चलते हैं, पेज नंबर 19 पर आ जाइए, उस पर यही बता रखा है V0C इज इक्वल टू I0XC। ठीक है जी। अब इसके बाद आप ये देखिएगा कि इसका फेजर डायग्राम जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो फेजर डायग्राम देखेंगे, फेजर डायग्राम मैं पहले बना रहा हूँ उसके बाद आप समझिएगा कि ये बनाया कैसे है।
तो सबसे पहला काम क्या कि जो मैंने आपको बताया था कि ईएमएफ को हम हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनाते हैं, ई को। ये वाई, ये वाई डैश, ये एक्स और ये एक्स डैश, एक्स और एक्स डैश, ये हो गया। अब ईएमएफ जो है उसको जैसे ऐसे बना देते हैं, तो ऐसे ना बनाकर ना थोड़ा सा इस तरफ बनाओ, बनाना फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, थोड़ा इस तरफ बनाओ, थोड़ा ऐसे बना दिया। तो ये हो गया हमारा ईएमएफ, इसको बोल देंगे ई वेक्टर। अब क्या करेंगे, ईएमएफ तो टोटल हमारा वोल्टेज हो गया, जो हमारे पास टोटल वोल्टेज है सर्किट का। उसके बाद मुझे क्या करना है कि यहाँ पर अभी तक जितने भी हमने सर्किट देखे उसमें क्या था, सिर्फ ईएमएफ ही ले रहे थे, लेकिन अब क्या है, अब क्योंकि सीरीज में और भी कनेक्शन है, तो सीरीज में और भी कनेक्शन है, तो अब ना वोल्टेजेस आ गई, इसका वोल्टेज अलग, इसका वोल्टेज अलग और इसका वोल्टेज अलग। ठीक है, अब तक क्या था कि एक ही कंपोनेंट था, तो जो ईएमएफ था वही वोल्टेज आ रहा था। तो अब हमने क्या करा, वोल्टेज ले लिया वी आर। तो वी आर वोल्टेज हमने यहां दिखा दिया, वी आर यानी कि रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो। अब रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है, करंट भी उसी डायरेक्शन में है, तो करंट को यहीं दिखा देंगे ऐसे ही, इसको कह देंगे आई। ठीक है, करंट को क्यों नहीं ले रहे आई आर या आई एल, ऐसा क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि सीरीज में, सीरीज में करंट रिमेन सेम। तो आई जो है वो सेम फेज में हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे देखिएगा कि अब ये वी आर है। अब मैं ये जानता हूं कि जो वी एल है, वी आर ऐसे जा रहा है और वी एल कहाँ है, 90 डिग्री पर, तो वी आर पर भी तो परपेंडिकुलर हो गया वी एल। ठीक है, तो वी आर पर परपेंडिकुलर बना लेना वी एल को, और लाइन थोड़ी सी लंबी बना लेना। लग रहा है परपेंडिकुलर, ठीक है, ये वी आर पर परपेंडिकुलर ऐसे, तो लाइन थोड़ी सी लंबी बना लीजिएगा, ऐसे लिखना वी आर, ये वी आर हो गया। अब जो वी सी है वो भी तो आई पर परपेंडिकुलर है नीचे की तरफ, यानी कि वी आर पर भी वो परपेंडिकुलर है नीचे की तरफ। ठीक है, इस लाइन को थोड़ा सा छोटा बना लेना, क्योंकि ये वी आर पर परपेंडिकुलर है नीचे की तरफ, इसको थोड़ा सा छोटा बना लिया हमने, इसको कह दिया वी सी। ऐसा क्यों है, हमने बोल दिया, जानबूझकर हमने बोल दिया कि लेट VL इज ग्रेटर देन VC, कि वोल्टेज ड्रॉप इसमें ज़्यादा हो रहा है उसमें कम हो रहा है, ऐसा हमने बोल दिया। हम एक दूसरा केस भी देखेंगे, दूसरे केस में हम ये कहेंगे कि नहीं L में कम है और C में ज़्यादा है वोल्टेज ड्रॉप। तो अब हम क्या करेंगे, जब हमारे पास ना तीन चीज़ें आ गई, तो हमें क्या करना है कि हमें इसकी वोल्टेज का, इसकी वोल्टेज का और इसकी वोल्टेज का, तीनों की वोल्टेजेस का एडिशन करना है। और जब एडिशन करेंगे, दैट एडिशन विल बी इक्वल टू ई, ईएमएफ के इक्वल है। भाई ये जो वोल्टेज है यही तो 1 2 3 जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, उनका एडिशन करेंगे। तो एडिशन कैसा होना है, एडिशन होना है वेक्टर एडिशन। तो वेक्टर एडिशन हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले वी आर और वी सी का एडिशन कर लेंगे। वी आर और वी सी का एडिशन, तो वी आर और वी सी का एडिशन कैसे होगा, भाई वी आर तो इस डायरेक्शन में, वी सी इस डायरेक्शन में, तो हम ये कहेंगे कि भाई इनका एडिशन नहीं, इनका तो सब्ट्रैक्शन हो रहा है। तो ये जो है ना, इतनी लेंथ, लगभग इतनी ही लेंथ यहाँ पर मेजर कर लीजिए, इतनी लेंथ यहाँ पर मेजर कर लें, और फिर हम ये इसको कह देंगे कि ये वाला पोर्शन कितना बचा हमारे पास, VL में से हमने इतनी लेंथ सब्ट्रैक्ट कर दी, तो ये हमारे पास बचा VL माइनस VC। ये समझ गए, हमने VL, सॉरी मैंने VR गलत लिख दिया बेटा, VL है ये VL है, VR तो इधर था। ठीक है, तो VL में से मैंने VC वाली लेंथ सब्ट्रैक्ट कर दी, तो जो बचा वो ये बचा VL माइनस VC, यानी कि ये इन दोनों का वेक्टर एडिशन हो गया, दोनों का वेक्टर एडिशन हो गया। अब VL और VC का वेक्टर एडिशन हो चुका है, VL और VC इन दोनों का वेक्टर एडिशन हो चुका है, इसका एडिशन कर देना है VR के साथ। तो VR कहाँ पर है, यहाँ पर, तो VR से VL माइनस VC के पैरेलल एक डॉटेड लाइन, और VL माइनस VC से
वी आर के पैरेलल एक डॉटेड लाइन, ठीक है, दोनों का ये वेक्टर सम हो गया। वेक्टर सम ऐसे ही तो निकाला जाता है, पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये जो बीच में से लाइन निकल कर आ रही है यही ईएमएफ आ रहा है आपका, ये ईएमएफ आ गया, ये फेजर डायग्राम है, समझ गए। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर ये बताया जाएगा कि जो आई है, आई और ईएमएफ ई, इन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है, जैसे प्योरली इंडक्टिव सर्किट में बोलते थे कि आई π/2 पीछे रह गया, कैपेसिटिव में बोलते थे आई π/2 आगे निकल गया। यहाँ पर तो नहीं बता पा रहे हैं हम कि वो π/2 आगे निकलेगा या पीछे निकलेगा। तो यहाँ पर आई में और ई में एक फेज डिफरेंस आएगा फाई। अब ये कैसे कैलकुलेट करा जाएगा ये अगली क्लास में बताता हूँ। फेजर डायग्राम क्लियर है? अगर नहीं भी क्लियर है नेक्स्ट क्लास में दोबारा बता दूंगा। ये कंसेप्ट और ये कंसेप्ट दोबारा बताकर और आपका फाई कैसे निकालेंगे वो नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, ठीक है। इतना कर लीजिए बस। थैंक यू सर। ओके, हाँ जी बोलिए। अच्छा अच्छा, ठीक है, 17 से है ना पेपर बताया था? ठीक है ठीक है ठीक है, कोई नहीं। ओके 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 ओके।